हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 के लिए, जो कि मॉक टेस्ट का ये 50वां वीडियो है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को लिया, परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया, जो कि आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो सकती है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। ये वीडियो खास करके बिगिनर के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, और जो मतलब कि अच्छे लेवल के स्टूडेंट हैं उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं कि और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस को मैंने लिया है, और आप खुद कॉपी कलम लेकर बैठिए जिससे कि आप भी पहले करो हमसे, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक षटभुज में और एक दशभुज के विकर्ण की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बनाइए, पहले कोशिश कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो देखिए, विकर्ण से रिलेटेड एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि विकर्णों की अगर संख्या ज्ञात करना होगा तो n × n-3/2, ये चीज आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बहुभुज की अगर विकर्ण की संख्या निकालनी हो तो ये फार्मूला लगाना होगा, है ना। तो n मतलब भुजा, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब देखिए कैसे। षटभुज मतलब जिसमें कि 6 भुजा हो, दशभुज मतलब जिसमें कि 10 भुजा हो, तो इनके अनुपात निकालना है। तो ठीक है, षटभुज का मैं अगर निकाल लूं कि इसमें कितना विकर्ण होगा, तो षटभुज में जो विकर्ण होगा आपका, षटभुज में विकर्ण की संख्या अगर देखा जाए तो क्या यही फार्मूला लगाना है। तो n का मान कितना, षटभुज में कितना, 6 भुजा, तो 6 × 6-3/2। तो यहाँ से ये कितना निकल गया, तो 6 में 3 जाएगा 3 और 3 × 9, तो ये कट पीट के 9 आ जाएगा। सेम उसी टाइप से हम लोग इसमें देखेंगे कि 10 भुज में, चलिए इसको 10 भुज में विकर्ण की संख्या, ये सब नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, है ना। तो इसमें 10 भुज है तो 10 - 3/2, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 में 3 गया 7, 5, 35, कितना आया 35। तो हमको इन दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा है कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये 9 और ये 35, 9:35, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों साइड फार्मूला को लिख दीजिए और बराबर यानी अनुपात कर दीजिए, वहाँ से भी निकल जाएगा। बट समझने के लिए मैं ऐसा यहाँ पर लिख दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट। क्योंकि हमें पता है दोस्त कि हमारे पास जो वीवर हैं कहीं ना कहीं वह बेसिक लेवल के हैं, और मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर, मतलब कि मैथ और रीजनिंग में वीक है। तो इसलिए मैं दोनों तरीका यहाँ पर लेकर चलूँगा अधिकतर क्वेश्चन में। तो ठीक है, 2 पाइप P और Q एक टैंकी को क्रमशः 25 मिनट 32 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद पाइप B को बंद कर दिया जाता है। टैंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो आप भी पहले रोककर वीडियो बनाने का कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा कोशिश। चलिए अब देखते हैं इसको और करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे एलसीएम मेथड का, जो कि कहीं ना कहीं वो अच्छा एक तरीका है। P और Q है, P ने 25 मिनट में और Q ने 30 मिनट में। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 150। कितना निकलेगा, 150। आराम से इसका आप लोग निकाल सकते हो। 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 150 होगा। तो अब इस 150 को 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6, और 150 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5।
तो अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, इस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये आपकी क्षमता है, क्षमता नहीं, पी की क्षमता 6 है और क्यू की क्षमता 5 है, ये इनकी क्षमता है। और यहाँ पर ये जो निकला ये आपका काम है कि 150 काम करना है। तो यहाँ से एक रिलेटेड आपको फार्मूला याद रखनी होगी कि काम बराबर समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखिए अब कहता है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 5 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है, यानी 5 मिनट बाद जो है पी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए जब पी और क्यू को 5 मिनट के लिए खोला जाता है तो कितना काम होगा। तो काम बराबर अभी आपने देखा एक फार्मूला क्या है, समय गुना क्षमता। तो दोनों को एक साथ खोल रहे हैं तो यानी पी प्लस क्यू की क्षमता गुना समय क्या यही बात तो बोलोगे कि काम बराबर ये फार्मूला होता है कि नहीं। तो यहाँ पी क्यू कहने का मतलब दोनों की क्षमता। तो P प्लस क्यू क्या है, 6 5 11, समय कितना 5 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 5 मिनट तक जो है दोनों काम किया है, दोनों ने काम किया है। तो यहाँ से कितना काम निकलेगा, तो आपका जवाब होगा कि 55 काम निकलेगा। 55 काम हो गया कितना, 5 मिनट में। तो बाकी बात अब जो कह रहा है कि P को बंद कर दिया जाता है, P को बंद कर दिया जाता है। तो एक बात बताइए, ये 150 काम में से 55 काम हो गया तो बचा हुआ कितना काम होगा। तो आपका जवाब होगा कि बचा हुआ काम 95 होगा। इसमें 55 अगर निकल गया, काम खत्म हो गया, तो बचा हुआ काम कितना होगा, 95। इस 95 काम को पी तो बंद हो गया, तब क्यों ही करेगा और वो अपनी क्षमता से करेगा। अगर मैं समय बराबर यहाँ पर इस फार्मूला को कैलकुलेट करूँ, मतलब बनाऊँ, तो क्या होगा, काम अपॉन क्षमता। तो क्षमता इसका कितना है, क्यू का 5। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ समय निकलेगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ समय निकलेगा। तो यहाँ पर कितना समय निकलेगा, तो आपका जवाब होगा कि 19 मिनट, ठीक है। तो 5 मिनट यहाँ पर काम किया है, 5 मिनट और 19 मिनट यहाँ पर, तो टोटल कितना मिनट हुआ, टोटल टाइम आपका कितना हो गया, 19 + 5 24 मिनट। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। और क्या बोलूँ, नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको बनाइए। देखिए यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन मैं अच्छा लिया हूँ और खास करके बिगिनर के लिए तो बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं। तो देखिए 10a + cot a = 2, और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये नहीं कि ये सब फालतू सवाल है, नहीं, इस तरह के क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 10a + cot a = 2 है, तो 2 10 स्क्वायर a + cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा। अगर मैं इसका वैल्यू फाइंड कर दें तो आराम से ये जो पूछा गया है पूरा आराम से मैं निकाल सकता हूँ, है कि नहीं। तो वो कैसे निकलेगा, हमारे पास यहाँ पर दिया है 10a + cot a = 2। तो अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूं, तो इधर क्या होगा, 10 स्क्वायर a + cot स्क्वायर a + 2 10a × cot a, यही ना होगा। और इधर मैं स्क्वायर करूं तो क्या होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 10a × cot a, तो ये मिलकर 1 हो जाएंगे, 1 × 2 2 रह जाएंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि 10 स्क्वायर a + cot स्क्वायर a बराबर 2 × 2, उधर 4 में 2 जाकर घटेंगे तो क्या होंगे, 2। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो इतना का वैल्यू पता चल गया कि 2 है, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 × इतना का वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4, तो ये 4 राइट आंसर हो जाएंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, यही चीज तो यहाँ पे पुट करना है ना। नेक्स्ट चलिए बनाइए ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न।
हालांकि मेरे उम्मीद से सभी लोग बना सकते हैं इस प्रश्न को, लेकिन मैं एक अलग तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिएगा कैसे। इस यहाँ पर आपका मूलधन दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है और टाइम दिया है और 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, टाइम 2 वर्ष दिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेट को पकड़ेंगे। रेट कितना है, 10%। अगर 10% की वैल्यू देखा जाए तो 1/10। तो ये नीचे वाला वैल्यू मूलधन होगा और ऊपर वाला वैल्यू ब्याज होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हमसे ब्याज पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। तो मूलधन और मैं अमाउंट का रेशियो लूंगा। मूलधन और अमाउंट का रेशियो, मूलधन मतलब कि ये आपका हिंदी में कहा जाए तो मूलधन, और ये मिश्र धन। क्या होगा, मिश्र धन। बस देखिए, जो तरीका समझाने में टाइम लगे उतना सही, क्योंकि समझाने में टाइम तो लगता है दोस्त। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं करा दूं और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, तो आपका जवाब होगा मिश्रधन बराबर जो होता है मूलधन प्लस, अगर CI है चक्रवृद्धि ब्याज है तो CI, अगर SI है तो SI, यही होता है मिश्रधन। तो चलिए यहाँ पर इतना बात अगर आप समझ चुके हैं तो चलिए, नीचे वाला क्या है आपका मूलधन और ऊपर वाला क्या है ब्याज। तो मिश्रधन क्या बनेगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 11, 10 से 11, और टाइम कितना है 2 वर्ष। इसका पावर आप 2 कर दीजिए, दोनों का पावर आप 2 कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा 100 और यहाँ से क्या होगा 21, 121, यही ना। तो ये जाकर 2 वर्ष के बाद जो है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात मिल गया। तो हमसे पूछा है ब्याज, हमसे क्या पूछा है ब्याज। तो इसमें मूलधन प्लस ब्याज है, इसका मतलब मूलधन 100 है और इसमें 100 तो होगा ही होगा, 21 एक्स्ट्रा है। वही 21 जो एक्स्ट्रा है वही आपका CI है। मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, वही आपका CI है। CI आपका 21 है। हमें मूलधन की वैल्यू पता है कि 2200 है। कितना है, 100 का वैल्यू पता है कि वह 2200 है। हमें 21 की वैल्यू चाहिए। अगर हमसे मिश्रधन पूछता तो डायरेक्ट मैं 121 का वैल्यू निकालता, लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कि ब्याज कितना होगा, तो हमें 21 की वैल्यू चाहिए। तो 100 की वैल्यू इतना है, तो ये कितना गुना दिख रहा है, तो आपका जवाब होगा कि ये 22 गुना। तो आप 21 का भी 22 गुना कर दीजिए ना, तो ये आ जाएगा 462, यानी 21 गुना 22 कीजिएगा तो 462, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक सही तरीका हो सकता है, बात समझ रहे हैं। हालांकि एक तरीका और भी है, चलिए मैं उसको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, इससे भी इजी तरीका वो होंगे, लेकिन आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। मैं बहुत सारे तरीके को एक्सप्लेन करूंगा जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए और करने का कोशिश कीजिए। क्या बोला, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2200 रुपया हो जाता है और 3 वर्षों में 2400 रुपये हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पर बोल रहा है, अगर मैं 2 वर्ष में देखूं तो मूलधन जो भी हो वह जाकर अमाउंट बन जाता है 2000, ठीक है। उसके बाद 3 वर्ष में, यानी यहां से लेकर यहां तक 2 वर्ष आया, आगे 1 वर्ष और ही चाहिए। तो 3 वर्ष में देखा जाए तो ये मूलधन जो भी हो लेकिन मिश्रधन 2400 हो जाता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। देखिए, तो ब्याज दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 साल में ही तो ये ब्याज पर ब्याज लगा होगा। मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगना। तो यहाँ पर जो भी है इसमें मूलधन भी है प्लस में ब्याज भी है, तो यानी इसी पर ब्याज लगा है, ब्याज लग कर ये 2400 हुआ है। यानी रेट जो भी रेट होगा उतना ही लग कर यहाँ पर इतना हुआ है। तो 1 साल का है तो कोई बात नहीं है, यहाँ से सीधा सीधा घटाइए। 2 यानी 2400 में 2000 घटेगा तो कितना, 400 एक्स्ट्रा मिला है। कितना पर, 2000 पर। 2000 पर रेट के लिए आप 100 से गुना, यानी परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करिएगा, यही आपका रेट निकलेगा। तो इसको कटाइए पिटाइए, जो भी आंसर आए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो R बराबर 20 आ गया, तो ये आपका 20% राइट आंसर हो जाएगा। तो इन सब तरीकों से आपका जल्दी आ जाएगा। हालांकि आप चाहोगे कि बेसिक तरीका लगाएं तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा
कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। कैसे, देखिए आप मूलधन कुछ भी मान लीजिए कि मूलधन x कुछ भी है, तो हमने यहाँ पर मूलधन x मान लिया, टाइम आपका 2 साल है, और जाकर अमाउंट हो गया है कितना, आपका 2000 हो गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में एक फार्मूला आपने तो पढ़ा ही होगा कि आपका मिश्रधन बराबर जो फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर जो फार्मूला होता है, P इंटू आर इंटू, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये तो साधारण ब्याज का होता है, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पर पावर T, यही तो होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना होगा, तब जाकर निकाल पाओगे। फिर वो भी कैसे, आप देखिएगा कितना इसमें तुल्य है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा शॉर्टकट लगाया कीजिए, जो कि आपका जल्दी आंसर दे देगा। तो दोनों साइड का अमाउंट मैं बराबर कर लूंगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी मतलब कि CI बराबर करना होगा, अमाउंट नहीं। अमाउंट क्या है नहीं है हमको कहाँ पता, एक जगह अमाउंट ये है, एक जगह अमाउंट ये है, तो हमें CI बराबर करना होगा, माइनस में P भी करना होगा, है ना। तो CI को बराबर करना होगा, तब जाकर हमारा आंसर निकलेगा। तो उस स्थिति में आप P को x माने हैं, फिर 1, R को R ही रहने देते हैं क्योंकि R हमें फाइंड करनी है, R हमें फाइंड करनी है ना, अपॉन 100 पर पावर n क्या, यहाँ 2 वर्ष के लिए लगाइएगा, 2 माइनस P, तब जाकर ये आपको जो प्राप्त होगा, ये आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 2000। तो कहीं ना कहीं इन सब में बहुत ज़्यादा लोचा है, जो कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, बात समझ रहे हैं। तो बेहतर है कि जो मैंने तरीका पहले कराया उसको कीजिए। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि 2 पर पावर x बराबर 8 पर पावर y प्लस 1, इतना पर पावर ये, तो हमें x प्लस y की वैल्यू चाहिए। तो हमें x और y प्रॉपर मिले तभी तो हम प्राप्त कर सकते हैं कि x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर x है बराबर में 8 को हम क्या 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, और ये उस पर भी पावर क्या है, y प्लस 1 ये है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो है। तो क्या हम इतना चीज को हम इतना लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ लिख सकते हैं। जब दोनों का बेस बराबर है तो ये सीधा सीधा x बराबर क्या बचा, 3 गुना y 3y प्लस 3 गुना 1 3, तो ये बचा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अब इसको मैं अगर देखूं, यहाँ इस चीज को मैं अगर देखूं तो इधर क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ 9 है। क्या 9 को हम 3 पर पावर 2 लिख सकता हूँ क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, और ऊपर में y है तो 2y, और यहाँ पर 3 पर पावर x माइनस 9 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसका बेस इक्वल हो गया, तो ये खत्म, तो बचा क्या 2y बराबर x माइनस 9। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये चीज मिला। अब इनमें x बराबर जो प्राप्त हुआ इधर पुट कर दीजिए, आपका y निकल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। देखिए x का वैल्यू कितना है, 3y प्लस 3, तो 2y बराबर x के जगह पर 3y प्लस 3 माइनस का 9, इतना। तो यहाँ से 2y बराबर, अच्छा y घटा दें तो आसान हो जाएगा, तो 2y में 3y जाएगा तो सिर्फ माइनस y बचेगा। क्या बचेगा, इसको मिटा देते हैं, माइनस y बराबर माइनस का 6, दोनों साइड माइनस खत्म, तो y बराबर 6 निकल गया। y बराबर कितना निकल गया, 6। तो अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर आपका x भी निकल जाएगा। तो x बराबर 3 और y का वैल्यू 6 पुट कर दूं तो यहाँ पर ये निकल जाएगा, x बराबर कितना निकल जाएगा, 6 या 18 3 21। तो बस हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू 21 और y का वैल्यू 6, तो 21 और 6 कितना 27। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, तो ऐसे इसको आप कर सकते हो। ये सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्त, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये सब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस, कुछ रीजनिंग इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि सूचीबद्ध 4 सामग्रियों में 3 किसी न किसी प्रकार से सामान्य है और एक भिन्न है, तो विषम का चयन कीजिए। चलिए
यहाँ पर आपका ये इस्पात विषम हो जाएगा। चलिए मैं इसका कारण बताता हूँ। सोना को अगर देखा जाए तो इसका सीधा सीधा Au होता है सिर्फ, मतलब ये मिश्रण विश्रण नहीं है। लोहा को देखा जाए तो ये Fe है, चांदी को देखा जाए तो ये Ag है ना। इस्पात को देखा जाए तो इसमें इस्पात में आपका लोहा भी रहता है, क्रोमियम भी रहता है, क्रोमियम यानी इस्पात में आपका लोहा प्लस कार्बन से मिलकर इस्पात बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस्पात कब बनता है, जब लोहा, ये कहीं ना कहीं मिश्र धातु है, ये कहीं ना कहीं मिश्र धातु, और ये सब सिर्फ धातु है। ये आपका मिश्र धातु है। तो इस्पात में अलग अलग प्रकार के मतलब कि मेटल को मिलाकर बनाते हैं और उसमें कार्बन की भी मात्रा होती है। तो हालांकि इस्पात का रियल फार्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमें तो ध्यान में है कि मतलब कि लोहा के साथ कार्बन और क्रोमियम निकेल वगैरह सब मिलाकर इस्पात को बनाते हैं, तो इतना ध्यान में है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ओरिजिनल में क्या है। तो ये आपका इस्पात जो है मिश्रण है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आकृतियों में त्रिभुज की संख्या क्या होगी, यानी गणना कीजिए, ठीक है। तो जब इस तरह का फिगर हो और इसमें एक चतुर्भुज जब दिख रहा हो तो इसमें सीधा काउंट करना, 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर आया उसका डबल लेना है, यानी 4 दूनी 8। तो इसके अंदर आपका 8 त्रिभुज हो गया। बाकी बात बाहर में एक को दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 4 को और एक्स्ट्रा प्लस में 4, तो टोटल कितना 12 त्रिभुज है इसमें। तो नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो डॉलर, रुपया, येन, टका, इन सबको, ये सब क्या है, ये सब किसी ना किसी देश के मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ कलाकार सेलिब्रिटी है और सभी सेलिब्रिटी करोड़पति है। तो दिए गए निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? अगर इसको अंदाजे मारने का कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है गलत हो जाए। तो इसको अगर डायग्राम से बनाने का कोशिश करते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। जैसे देखिए, कहता है ये कलाकार का मैंने डायग्राम बनाया कि ये आपका, चलिए कलाकार को मैं के से लिखता हूँ, ये कलाकार का डायग्राम। कुछ कलाकार सेलिब्रिटी का हिस्सा है, सेलिब्रिटी का हिस्सा है, और सभी सेलिब्रिटी और जितने भी ये आपका सेलिब्रिटी वाला हिस्सा है वह करोड़पति है। यानी जितने भी आपका सेलिब्रिटी वाला हिस्सा है वह सभी के सभी करोड़पति है। ठीक है, तो ये डायग्राम हमने बना लिया। तो चलिए अब चलते हैं कथन पर, निष्कर्ष पर। कोई करोड़पति सेलिब्रिटी नहीं है। कह रहा है कि कोई भी करोड़पति सेलिब्रिटी नहीं है। कैसे नहीं है दोस्त? इतना हिस्सा करोड़पति का, ये जो सेलिब्रिटी वाला इतना सा हिस्सा है, क्या ये करोड़पति नहीं है? तो ये कैसे ये कह रहा है कि नहीं है? तो गलत। सभी कलाकार जो है करोड़पति है। कलाकार का हिस्सा ये है, क्या सभी, यानी करोड़पति के अंदर ये वाली लाइन, ये वाली सर्किल आ रहा है कि पूरा का पूरा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो फिर गलत कीजिए इसको। कोई सेलिब्रिटी करोड़पति नहीं है, और यहां पर कह रहा है कोई भी सेलिब्रिटी करोड़पति नहीं है। जितने भी सेलिब्रिटी, यानी कोई भी सेलिब्रिटी करोड़पति नहीं है। ये बात भी तो गलत है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है कि सीधा सीधा इतना सभी के सभी सेलिब्रिटी करोड़पति है, तो यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी करोड़पति कैसे नहीं हो सकता? तो ये भी बात गलत। जब 3 गलत तो ये निश्चित ही सही होगा। कुछ कलाकार करोड़पति है। देखिए, कलाकार का कुछ हिस्सा क्या इस वाले सर्कल के अंदर आ रहा है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, तो इसलिए ये हाँ राइट है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अगर अभी तक यहाँ पर रुके हुए हैं आप लोग, तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बेनिफिट दायक जो है चैनल हो सकता है, क्योंकि अगर मेरा कहने का मतलब, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो मैं करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट कर सकता है, बेनिफिट दे सकता है।
और हो सकता है बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं पता हो, और हो सकता है पता भी हो, लेकिन हो सकता है मैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट से करा दूं जो कि आपके कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं अलग हो जाए और कम समय में आंसर दे दे, तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदादायक होगा। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में कब 90 मिनट 100 क्वेश्चन में पार हो जाएगा आपका पता भी नहीं चलेगा। तो बेहतर है कि आप एक अच्छे सॉल्यूशन की तलाश कीजिए कि एक अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रश्न का या किसी भी प्रश्न का, जो कि आप कम समय में कर सकते हो। तो उन सब तरीकों को अगर देखिए, अगर लगता है कि आपके लिए बेनिफिट है तो आप ज़रूर रह सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है। तो ये सिंपल सा सीरीज चल रहा है, कुछ ना कुछ घटा बढ़ा के गुना भाग करके होता होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हम देख रहे हैं कि घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। देखिए कितना घट रहा है यहाँ पर, 14 में 7 गया 7 और 10 में हो गया 17 घट रहा है यहाँ पर, 18 घट रहा है यहाँ पर देखा जाए तो 19 घट रहा है यहाँ पर देखा जाए तो 20 घटेगा और 20 घटेगा तो 140। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 140। ठीक है। तो यहाँ पर यानी नॉर्मल एक एक करके घट रहा है, एक एक बढ़ के घट रहा है। तो इससे इजी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलिए घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती है, यानी घनाभ में सीधी रेखाएं गिनने के लिए कह रहे हैं कि कितने होते हैं। अगर घनाभ का फिगर अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको तो पता चल जाएगा कि कितना आप काउंट कर सकते हैं। चाहे घनाभ रहे चाहे घन रहे, दोनों में सेम ही बात होगा। कितनी सीधी रेखाएं होंगी तो 12 होंगे। सीधी रेखा कहने का मतलब कि घनाभ में कुल कितने जो है किनारा होते हैं, वही। अगर मैं घनाभ की फिगर को दिखाने का कोशिश करूं तो देखिएगा थोड़ा सा, घनाभ ये रहा घनाभ, ये तो जबरदस्त बन गया। ये अब इसमें आप काउंट कर लीजिए कि कितना सीधी रेखा है। आपको दिख रहा है 1 2 3 4 को दिखा, 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, टोटल 12 सीधी रेखा है। ठीक है। हालांकि कुछ दोस्त कह सकते हैं कि इसमें तो विकर्ण भी तो हम गिन सकते हैं कि ऐसे कि ये भी सीधी होगा। नहीं दोस्त, विकर्ण को मत गिनिएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। 9 8 17 जो कि यहाँ लिखा है, 17 8 25 जो कि यहाँ लिखा है। ठीक। तो अब सेम टू सेम इधर देखते हैं क्या हुआ होगा। जो भी हुआ होगा कहीं ना कहीं ये जो बना होगा यहाँ पर 49, कहीं ना कहीं इसका जोड़ बना होगा इन दोनों का, 8 प्लस 8 का। इसका मतलब यहाँ पर अगर 41 पुट कर दूँ, 41 में 8 जोड़ दूँ तो 49 हो जाएगा कि नहीं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 41 मारिए ना, आंसर क्या कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए देखिए, डाटा एनालिसिस का एक ना एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जरूर पूछ देता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, जो कि कुछ खास रहता नहीं। बस सिंपल सा आपको एक लॉजिक लगाना होता है, जो कि मतलब कि ध्यान से देखना होता है कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दंड आरेख को ध्यान से देखिए, ये दंड आरेख है। अच्छा, और उत्तर दीजिए। 4 सदस्य के एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख है, यानी ये टोटल डाटा जोड़ा जाए तो वह जो भी होगा वो 12 लाख के बराबर है। ठीक है। तो दंड आरेख परिवार के प्रत्येक सदस्य के योगदान का प्रतिशत दर्शाता है। ये जो है प्रतिशत दर्शाया कि ये 33% ये प्राप्त कर रहा है पिता, यानी वार्षिक आय में से ये 12 लाख में से 33% ये कमा रहा है, 23% ये कमा रहा है, 24% ये कमा रहा है और 20% ये कमा रहा है। ठीक है। तो मिला जुला के 12 लाख कमा रहा है। तो ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन रियल में पूछा क्या है, सबसे ज्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन का अंतर क्या है। तो सबसे ज्यादा आपको कितना दिख रहा है, 33%, और सबसे कम कितना दिख रहा है, 20%।
तो इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना का अंतर हो रहा है, तो आपका जवाब होगा कि 13% का अंतर हो रहा है। तो हमसे 13% की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट 12 लाख का 13% निकाल दीजिए ना, हिसाब किताब निकल जाएगा। जो अलग अलग आप 33% निकालिएगा 12 लाख का, फिर 20% निकालिएगा, तब जाकर घटाइएगा, तब जाकर आंसर आएगा। बेहतर है कि आप डायरेक्ट परसेंटेज को ही घटा दीजिए और सीधा इसका निकाल दीजिए 13%, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, 12 लाख, तो 12 लाख को और कैसे लिख सकते हैं, ये तो 12 लाख ऐसे यहाँ पर लम्हा का खोल लिख देंगे तो हो जाएगा, लेकिन 12 लाख प्रॉपर लिखने के लिए 5 को जीरो बैठाना पड़ेगा, है कि नहीं, 5 को जीरो बैठाना पड़ेगा। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 12 लाख। इसका आप 13% निकाल लीजिए, जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13% तो नीचे में दो जीरो खत्म, तो 12 गुना 13 कीजिए, कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 एका 13, 2 15, 156 पर 3 जीरो, 156 पर 3 जीरो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कीजिए, जरूरी नहीं कि आप अलग अलग निकालो, ये सब में समय की बचत होती है दोस्त, और कुछ नहीं, जो कि आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। चलिए इसको कीजिए। भी ये जो भी लिखा है इसका बदलाव में इसको इस रूप में लिखा गया है, तो उसी भाषा में इसको कैसे लिखेंगे। तो चलिए, तो या तो इसको आप उतार कर यहाँ पर लिख दीजिए, या फिर थोड़ा सा सोचिए, इस पर मंथन कीजिए, बस आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी एन डी और लास्ट हुआ है एन डी से, और यहाँ शुरू हो गया एन डी से, तो ये जो लास्ट का सी ई होगा, जो भी इसका कोड बनता होगा शुरू ही सी ई से हुआ होगा, जो भी इसका आंसर होगा वह शुरू सी ई से हुआ होगा। तो क्या ये सी ई है यहाँ पर, नहीं है, तो एक ऑप्शन गया खत्म। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो चलिए, उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे देखूं तो यहाँ भी ए लिखा है, और शुरू में यहाँ भी ए लिखा है, शुरू में यहाँ भी ए लिखा है, इसका मतलब ये शुरू का पी आर बाई इसमें ऐड कर दूं तो आराम से अब आगे ऑप्शन तक पहुंच सकता हूं कि नहीं। तो सी ई पी आर, सी ई आर पी है, गलत, सी ई पी आर यही है, कहानी खत्म। यहाँ क्योंकि यहाँ पर ए सी है, पी आर है ही नहीं, तो ये गया। तो जरूरी नहीं है कि पूरा आप ऐसे लिखो सबको, फिर तिराकोनी ऐसे 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 मिलाने का कोशिश करो, बेकार है दोस्त, टाइम बर्बाद करना, है कि नहीं। नेक्स्ट देखो, बनाओ इसको आप लोग, सिंपल से कह रहे हैं वर्ग, चतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, इनमें सबसे निकट क्या है इन चार ऑप्शन में से, तो इनमें सबसे निकट क्या हो सकता है। चलो, अगर मैं सम बहुभुज की बात करूं तो वर्ग में तो सम बहुभुज दिखेगा, और आयत को भी आप कह सकते हो कि सम बहुभुज बन सकता है आयत, लेकिन हमेशा बनेगा ये कन्फर्म बात नहीं है। सम चतुर्भुज भी बन सकता है, समभुज, लेकिन हमेशा बनेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इसका सिंपल सा एक भाषा है कि सब में चतुर्भुज लगा है, वर्ग में चतुर्भुज ना दिखते हुए भी यह चतुर्भुज है, आयत में ना दिखते हुए भी यह चतुर्भुज है, लेकिन सब के सब चतुर्भुज है। इसके लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन चतुर्भुज होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये नेक्स्ट, चलिए, निम्नलिखित आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या कितना होगा। चलिए, समांतर चतुर्भुज का, चलिए गिनिए इसमें कितना समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब कि इसका गैप और इसका गैप, यानी अगर इसकी दूरी यहाँ पर मापे, जो भी दूरी हो, उसके बाद थोड़ा सा इधर मापे, जो भी दूरी, दोनों इक्वल होनी चाहिए। यानी समांतर कहने का मतलब ये बात है, और जब चार भुजा हो तो वो समांतर चतुर्भुज बन जाते हैं। बात समझ रहे हैं। तो इसमें गिनना है कि कितना है, तो इसको गिनने का एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें आप नंबर ऐड कीजिए 1 2 3, और इन सभी नंबर को आप जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 क्या हो गया, 6। इसको इधर लिखिए। अब इधर से 1 2 इधर का भी जोड़ दीजिए, 1 + 2 3 हो गया, तो बराबर में 3। और ये जो नंबर आया इन्हीं दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 6 × 3 तो 18 है, तो इसमें 18 समांतर चतुर्भुज है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए,
आज मैंने जो है थोड़ा सा मतलब कि हल्का क्वेश्चन लिया है, सभी के सभी भारी क्वेश्चंस को नहीं लिया है। हालांकि इससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे सब क्वेश्चन लिए, जो कि इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में देखिएगा तो कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है कि आप लोग जो है एक अच्छा क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये प्रैक्टिस क्लास है तो इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्त। तो चलिए इसमें देखिए क्या हुआ है, क्या कांड चल रहा है। तो इसमें देखिए सीधा सिंपल सा जो भी तरीका है मैं डायरेक्ट आपको बताने का कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि मैं घुमाने फिराने का कोशिश करता हूँ औरों की तरह। अभी तक आप लोग नोटिस किए होंगे कि मैंने एक भी बार नहीं बोला कि सोचिए समझिए इसमें क्या है, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। बात समझ रहे? तो सिंपल सा जो भी तरीका होता है मैं डायरेक्ट करवा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको करना ही होगा तो आप अपने से वीडियो रोक कर सकते हो, मैं क्यों चलती वीडियो में आपका टाइम वेस्ट करूँ, है कि नहीं। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसका डबल हो रहा है, 5 का डबल हो रहा है प्लस 2 जुट रहा है, 12 का डबल हो रहा है प्लस का 2 ऐड हो रहा है। तो सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी 54 का डबल होगा और प्लस का 2 ऐड होगा, 54 दूनी 108 प्लस 2 110, यहाँ पर कितना ऐड होगा 110 बन जाएगा। तो 110 इसका राइट आंसर। आगे भी इस चीज को देख सकते हैं, इसका डबल होकर 2 ऐड हुआ है। नेक्स्ट चलिए इसको कीजिए 1 7 13। देखिए ये क्या है 1 7 13, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि आप लोग जो है प्लेस वैल्यू जरूर याद रखा कीजिए एकदम कंठस्थ, जिससे कि आपका 50% जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस होता है कहीं ना कहीं आराम से बन जाएगा। 50% में सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा दिमाग उमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन 50% कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका प्लेस वैल्यू से निकल जाता है। ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है 6 ऐड, यहाँ पर क्या 6 ऐड, तो आगे भी 6 ऐड होकर कितना बनेगा 13 में 6 ऐड कीजिएगा तो 19, और 19 पर आता है एस। तो एस से ऑप्शन शुरू होना चाहिए जो कि सभी है। चलिए इसको अब चेक ना करके लास्ट में सब में एक्स है, इसको भी चेक नहीं करूंगा मैं, इसको चेक करने सेकंड वाला को चेक करने का कोशिश करता हूँ। 3 9 15, यहाँ भी सब में 6 ऐड हो रहा है, तो आगे भी 6 ऐड होगा तो 15 6 21, और 21 पर क्या आएगा आपका यू आएगा, यानी जो भी ऑप्शन होगा एस यू से शुरू हुआ होगा। ना ये है ना ये है ना ये है, तो ऑप्शन फिर है कौन, ये वाला। बात समझ रहे हैं? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बनाइए इसको। कहता है प्रश्न ABCD में सबसे छोटा कौन है, जिसके लिए कथन दिया गया है। तो कौन कौन से कथन से हम प्राप्त कर सकते हैं कि दोनों मतलब कि सब इनमें से इन पांचों में से सबसे छोटा कौन है। तो पहला कथन को पकड़ता हूं, देखते ही क्या इससे प्राप्त हो रहा है क्या। तो ए ई से लंबा है, ई से लंबा ए है लेकिन डी से छोटा है, ए जो है लेकिन डी से छोटा है। इससे इसका मतलब कि डी बड़ा है ए से, है ना। तो पहला से तो ये मिला, डी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, ई से लंबा है कौन, बी, और सी से छोटा है। अगर मैं कहूं कि इनमें कहा कि सबसे छोटा कौन है, ठीक है, ई से लंबा है कौन, बी, और सी से छोटा है। फिर मेरी बात को ध्यान से यहां पर गौर से, बी जो है सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, ई से लंबा है, इसका मतलब ई कुछ इधर आएगा, ई कुछ इधर आएगा, ई से तभी तो बी लंबा होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या मैं इस चीज को यहां पर फिट कर सकता हूं क्या? आपका जवाब होगा कि हाँ, कर देखिए फिट हो जाएगा। तो ई बी या ई बी सी ए डी, क्या हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे इसको मैं लिख सकता हूं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, और भी अलग तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों में डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि ए की कहीं और चर्चा नहीं हुआ, लेकिन ई फिक्स है कि ई यहीं पर आएगा, ये फिक्स है कि ई यहीं आएगा और सबसे छोटा होगा। तो हमको दोनों से ये पता चल गया कि ई सबसे छोटा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा और क्या कहूँ। तो कहीं ना कहीं 1 और 2 से हमें प्राप्त हो रहा है कि सबसे छोटा कौन है। अगर मैं तीसरा को भी चेक करने का कोशिश करूँ तो चलिए मैं इसको भी करता हूँ।
डी सी से लंबा है, डी जो है सी से लंबा है, सी से लंबा है, और ए बी से लंबा है, और ए बी से लंबा है, और ए जो है बी से लंबा है। तो ये चीज हमें मिला। तो क्या इन चीज को हम इसमें कहीं पुट कर सकते हैं या इसमें इस वाले लाइन में पुट कर सकते हैं क्या? तो थोड़ा सा लोचा वाली बात हो जाएगा। यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर डी को पुट कर देते हैं, फिर यहाँ पर बी यहाँ है और बी से बड़ा ए है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देता हूँ। हो सकता है, आराम से हो सकता है दोस्त। मतलब कि या तो मैं एक और 3 को ले लूं, या फिर 1 या 2 को ले लूं, लेकिन तीनों एक साथ नहीं ले सकता हूं, तीनों एक साथ नहीं ले सकता हूं। इसका मतलब ये वाला भी आंसर सही होना चाहिए। कंफ्यूजन वाली बात है दोस्त, यहाँ पर बात समझ रहे हैं? तो अच्छा, इसको रहने देते हैं, अभी घूम कर आते हैं, इसको फिर करते हैं, और एग्जाम में भी ऐसा करना है आपको। नेक्स्ट देखिए दोस्त, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि सभी क्वेश्चन एक बार में एकदम कंफर्म कर दूँ। गलती हो सकती है, मैं भी एक इंसान हूँ, और गलती होना आम बात है, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई भी रहे। बात समझ रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट देखिए, पुरुष महिला कर्मचारी में सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है? यहाँ पर ये सब बात आप पढ़ लीजिएगा क्या है, सिंपल सा यही कहता होगा, लेकिन हमको जो यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्या बोले, पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या में सबसे अधिक अंतर कहाँ पर है? अब अगर मैं यहाँ पर अंतर देखूँ तो 250 और ये 150, तो यहाँ पर 100 का अंतर है। यहाँ पर देखूँ तो 350 और यहाँ पर आपका 200 है, 250 है, तो यहाँ पर भी 100 का अंतर है। यहाँ पर देखो तो यहाँ तो और छोटा नजर आ रहा है, तो ये और अंतर कम होगा, 100 से भी कम, लेकिन यहाँ का गैप देखा जाए तो सबसे ज्यादा गैप है, तो यही आंसर होगा डी नंबर। सबसे अंतर कहाँ पर है? डी में। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। तो देखिए, sec थीटा बराबर 5x, tan थीटा बराबर 5/x, तो इतना का वैल्यू क्या होगा? चलिए, कहीं अगर हमें इतना की वैल्यू पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि 10 तो धरले है, 10 से क्या लेना देना। लेकिन इससे अगर मैं x² - 1/x की वैल्यू निकाल दूं तो हमारा काम हो सकता है। चलिए काम बनाते हैं, तो इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? sec² थीटा बराबर, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी स्क्वायर आप कीजिएगा तो क्या होगा? 25x²। इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर हम कर देते हैं, देखिए काम आ जाएगा हम मेरे उम्मीद से। तो चलिए इसका भी स्क्वायर अब हम करते हैं, तो ये क्या होगा? tan² थीटा बराबर 25/x²। क्या इतना प्राप्त हो गया? तो आपका जवाब होगा कि हाँ हो तो गया। तो अब क्या करें? चलिए अब क्या करना है बताते हैं। तो इसको घटा दीजिए, तो इसमें घटाइएगा तो ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा, इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25x² और माइनस यहाँ भी घटा रहे हैं हम, तो ये 25/x²। क्या मेरे बात को समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको इधर कॉमन ले लूं तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 25 कॉमन आ गया, तो क्या मिल गया यहाँ पर? x² माइनस 1/x²। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इतना बराबर 1 होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, और यहाँ 25 है, 25 गुना में तो इधर रूट कर आएगा तो कितना? बटे में। तो हमें सीधा सीधा घुमा फिरा कर x² माइनस 1/x² की वैल्यू पता चल गई कि क्या है। बात समझ रहे हैं? तो बस इसका यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या होगा? तो 10
और इतना का वैल्यू हमें मिल गया कि 1/25 है। तो इसको कटाइए पिटाइए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में। तो सीधा सीधा क्या आया 2/5, और ये 2/5 मेरा राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट, चलिए यहाँ तक खत्म हो गया है। चलिए उस क्वेश्चंस को अब कर लेते हैं कि क्या है उस क्वेश्चंस में। चलिए देखिए, ABCDE में सबसे छोटा कौन, ये बात पूछ रहा है। A E से लंबा है, यानी E से लंबा A है, लेकिन D से छोटा है, यानी A से बड़ा D है, A से बड़ा D है। ठीक है, ये बात इसने यहां पर कहा। अब दूसरे को पकड़ता हूं, देखता दूसरा क्या कर रहा है। B C से छोटा है, B जो है C से छोटा है, लेकिन E से लंबा है, लेकिन E से लंबा है। कौन, B जो है C से छोटा है लेकिन E से लंबा है, इसका मतलब E से लंबा B है। तो यहां से हमें ये बात पता चला, यहां से हमें ये बात पता चला। चलिए तीसरा को मैं देखता हूं, हालांकि अभी इन तीनों को मर्ज करेंगे, पता चलेगा कि कौन कहां से आंसर निकल रहा है। D C से लंबा है, D C से लंबा है, और A B से लंबा है, और A B से लंबा है, ये बात। चलिए अब यहां पर पुट करते हैं। इसमें अब हमें यहां पर तीनों कथन से हमें ये इतनी सारी चीजें प्राप्त हुई। ठीक है, अब इसको एक साथ मर्ज करने का कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये दूसरा वाला का था और ये तीसरा वाला का है। ठीक है, तो पहला और दूसरा को पहले फिट करने का कोशिश करते हैं, इसको और इसको फिट करने का कोशिश करते हैं। ई यहाँ पर भी सबसे लास्ट में है, यानी इधर है, और ई यहाँ पर भी इधर है। तो क्या इससे और इससे रिलेशन हम इसका बैठा सकते हैं क्या? लेकिन कहने का मतलब बैठा तो सकते हैं, कैसे देखिए मेरी बात को। ई से बड़ा बी भी है और सी भी है, और यहाँ ई से बड़ा ए भी है, तो हम कह सकते हैं कि ई से बड़ा ए होगा, ए से बड़ा या बराबर बी होगा, बी से बड़ा सी होगा, और सी से बड़ा डी होगा। हम ऐसे कह सकते हैं, इतना बात हम आराम से कह सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि ई सबसे छोटा है। 1 और 2 से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ई सबसे छोटा है, क्योंकि देखिए बी और सी और ए की कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ बैठेगा, लेकिन ये फिक्स है कि ई इसी जगह बैठेगा, सबसे शुरू में बैठेगा, और सबसे शुरू में बैठने का मतलब कि सबसे छोटा है। ये बात कंफर्म हो गया। ठीक है, अब इसको और यानी इस वाले को और इस वाले को मर्ज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिएगा। ई तो है, ये है, ई से बड़ा ए है और ए से छोटा बी है। तो एक बात बताइए, ए से छोटा बी है तो बी ए से ई से बड़ा भी हो सकता है कि नहीं? या तो ये जो ई है बी ई से छोटा भी हो सकता है इस कंडीशन में। तो यहां पर संभावना वाली बात आ गई। यहां पर कौन सी बात आ गई? हो सकता है, मतलब संभावना वाली बात। जब हो सकता है, संभावना वाली बात हो, तो कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं दोस्त। तो इसलिए 1 और 3 नहीं हो सकता, सिर्फ 1 और 2 होंगे, जो कि हमें मिल जाता है, कन्फर्म पता चलता है कि ई सबसे छोटा है 1 और 2 को एक साथ लेने पर, क्योंकि संभावना वाली चीज़ों को नहीं लेनी है। तो बाकी बात अगर आप समझ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश कीजिएगा। हालांकि इसका राइट आंसर 2 ही है। अगर जिस भाई को लग रहा है कि नहीं गलत है तो वो साबित करके बताएं दोस्त। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का QR है, जिसको आप स्कैन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से नहीं जुड़ पाते हैं तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल जब तक टेलीग्राम बैन नहीं होता है, क्योंकि खबर में आ रही है कि टेलीग्राम बंद होने वाले हैं।
तो उसके बाद देखा जाएगा व्हाट्सएप चैनल वगैरह। हालांकि बना हुआ है लेकिन मैं मतलब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल रहा हूँ, जब ये बैन हो जाएगा तब डालूंगा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि अभी ये बंद ना हो, बात समझ रहे। तो बाकी बात इतना दूर तक अगर आप लोग रहें और देखें सीखें तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ तो पसंद आई होगी दोस्त। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होने वाला है, मेरा भी फायदा होगा कि थोड़ा सा बात आप समझ सकते हो कि सब्सक्राइब करने से क्या होता है। सिंपल सा एक मतलब क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सिंपल सी बात यही है ना। और आपके एक बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त, लेकिन आपके एक सपोर्ट से हमें थोड़ा सा खुशी मिलता है, हम कहने का मतलब हमें खुद मोटिवेशन मिलता है। जो मैं वीडियो ये मेहनत करके बना रहा हूँ, हो सकता है ये आप लोगों को पसंद आ रही है, और वो पसंद आप जाहिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें बता सकते हो दोस्त। और ये सेशन आपको कैसा लगा, अपना कीमती फीडबैक कमेंट में दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्त, जिससे कि थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब आप कर सकते हो। बाकी बात हो सके जो भी आपके भाई बंधु हो पढ़ने लिखने वाले जो कंपटीशन की दुनिया में अभी तक टिके हुए हैं, जो छोड़ दिए उसके लिए तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो टिके हुए हैं उसको ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, जो कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। तो मेरे भाई चलते हैं अब आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।